अब हम इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं विच इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होती है कि अगर हमारे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, ठीक है, और हमको एक पी पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उन केसेस में काम आती है। लेट अस अज्यूम कि जैसे कोई ट्रेन चल रही है और ट्रेन में मैं खड़ा हूँ और एक बॉल उछालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुए, एक तो मैं खुद या तो ट्रेन में होता या फिर उस बॉल को उछलते हुए मैं ट्रेन के बाहर यानी ग्राउंड पे खड़े हुए देखता, ठीक है। तो उन केसेस के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी काम आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो बॉल की वेलोसिटी कुछ और है। वो बॉल की वेलोसिटी कुछ और क्यों है? क्योंकि ट्रेन, अगर मैं ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ बॉल को उछालता हूँ तो मेरे को क्या लगेगा, बस ये उछालूंगा और मेरे हाथ में आ जाएगी, ठीक है। बट इतने टाइम में जब वो नीचे आई तो ट्रेन कुछ आगे मूव कर गई, ठीक है। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल भी कुछ, उसका शेप कैसा हुआ होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। बट ये तो हुआ ग्राउंड के केस में। बट अगर मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखता, यानी अगर मैं ट्रेन में खुद खड़ा हूं तो मेरे को कैसे दिखती, ऐसे जाकर ऐसे वापस आ जाती बॉल, ठीक है। तो इन केसेस के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी यूज होती है। जैसे मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये O, यानी S डैश, इसको मैंने S से डिनोट करा है, और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है O डैश, जिसको मैंने S डैश से रिप्रेजेंट करा है। अब एक पार्टिकल है P, वो कुछ यहां पर पड़ा है, ठीक है। अब ये वेक्टर कितना होगा, ये अगर मैं ये वेक्टर बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस तो कितना होगा, R डैश P विद रिस्पेक्ट टू X, ठीक है। और ये वाला वेक्टर कितना होगा, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका वेक्टर कितना होगा, R डैश P R P S डैश, क्योंकि ये S डैश है, ठीक है। और ये वाला वेक्टर कितना होगा, इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, R S S डैश, ठीक है। तो ये होगा हमारा ये। अब इससे हमको क्या पता चला, मैंने आपको बताया था वेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि हम ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ट्राइंगल को कैसे कंप्लीट होता है, ये एक वेक्टर है, इसके हेड से एक टेल मिलाते हैं, ठीक है। हेड से टेल मिला दी। अब इसकी टेल से, जहां से एक वेक्टर की टेल थी, इसकी टेल से इसके हेड तक एक वेक्टर बनाते हैं, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। आपको वेक्टर्स के अंदर एक और चीज बता दूं कि अगर मेरे कुछ ये तीन वेक्टर है, यानी A बार मान लीजिए, इसको B बार मान लीजिए, इसको C बार मान लीजिए। इसके अंदर क्या है, इसके टेल से इसका हेड मिलाओ, ये टेल टू हेड है, और इसके हेड से एक टेल चालू हो रही है, फिर इसके हेड से ये हेड तक मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, वेक्टर्स के लिए A बार प्लस B बार प्लस C बार, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ इन केस अगर मैं इसका हेड की जगह यहां पर टेल बना दूं और इसको हेड बना दूं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये मेरा C हो जाता है, ये यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी, जितनी होनी चाहिए थी उससे उल्टी कर दी। इसका मतलब A बार प्लस B बार, दिस इज इक्वल्स टू C बार। तो C बार की वैल्यू अगर मैं इसके टेल से स्टार्ट करके इसके हेड तक बनाता हूं तो C बार इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। जैसे मैंने आपको पैरेललोग्राम वाले में बताया था कि अगर आपकी दो वैल्यूज हैं, एक अगर ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, और अगर आपको रिजल्टेंट बनाना है तो आप इसके पैरेलल इतनी वैल्यू यहां पर बना देते हैं, तो आपका रिजल्टेंट क्या आता है, कुछ ऐसा आता है, सॉरी, ये आपका रिजल्टेंट आता है। ये कैसा आता है, ये आपके ट्राइंगल वाले रूल से आता है, जो कि ये था, ठीक है। वेक्टर्स के अंदर वही ये वाला एंगल प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस वेक्टर, ये इसी तरीके से आता है। तो अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर देखें, इसके अंदर देखें, तो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस वेक्टर। तो इसका मतलब RPS इज इक्वल्स टू RP डैश RP S डैश प्लस RSS डैश, ठीक है। अगर हम इसको रीअरेंज करें, इसको हम इधर ले जाते हैं तो क्या आएगा, RPS डैश इज इक्वल्स टू RPS माइनस RSS। अब अगर मैं
ये जो इसको अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s, दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ s वेक्टर यानी s विद रिस्पेक्ट टू s डैश। अगर मैं p को 1 डाल दूं, ठीक है, और s डैश को 2 डाल दूं, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम यानी द सेकेंड फ्रेम, दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इन द ग्राउंड फ्रेम। अगर मैं इसको ग्राउंड फ्रेम बोल दूं, यानी जैसे ट्रेन वाले केस के अंदर हम ग्राउंड पर खड़े थे, तो अगर मेरे को क्या करना है कि जैसे मैंने आपको ऐसा बताया था, ये ग्राउंड है और ये ट्रेन वाला फ्रेम है, ठीक है। तो अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 बतानी है इन द ट्रेन वाले फ्रेम में, तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। तो उससे मेरी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन फ्रेम, यानी ट्रेन के अंदर मेरे को वेलोसिटी कितनी लगेगी। तो वही मैंने करा, एक तरह से अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, क्या आ जाएगा, s की जगह 3 डाल दूँ तो आ जाएगा v13 इज इक्वल्स टू v12 प्लस v23। ये बस s की जगह मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। या फिर एक सीधा अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से ले लूँ, इनकी जगह मैं सीधा ग्राउंड फ्रेम को 0 फ्रेम मान लूँ, यानी थर्ड फ्रेम को मैं 0 मान लूँ, क्योंकि s की जगह मैंने 3 डाला था। और अगर s को मैं ग्राउंड फ्रेम बोल दूँ और इसको 0 फ्रेम बोल दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है वो हम एब्सोल्यूट लिखते हैं। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1, दिस इज इक्वल्स टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम 2 प्लस द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम 2, यानी द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम 2। तो क्या ये आ गई हमारी, या फिर ये जो होती है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी v12, रिलेटिव वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम 2, दिस इज इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल माइनस एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम दैट वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद रखेंगे, v12 इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2, ये चीज आप याद रखेंगे।